Good morning. This is Dr. Abhishek Nath, Assistant Professor, Department of Political Science, MLT College सहरसा, BNMU मधेपुरा, बिहार। आज हम सेमेस्टर 4 MA पॉलिटिकल साइंस माफ़ कीजिएगा सेमेस्टर 4 MA पॉलिटिकल साइंस के पेपर 16 पॉलिटिक्स इन बिहार के तहत जो टॉपिक है वो कॉलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार की चर्चा करेंगे। पॉलिटिक्स इन बिहार के बारे में पार्टी पॉलिटिक्स, कॉलिशन पॉलिटिक्स इसके पहले लेक्चर में हमने पार्टी पॉलिटिक्स इन बिहार की बात की थी। इस बार हम कॉलिशन पॉलिटिक्स की बात करेंगे। देखिए, जहाँ तक कॉलिशन का प्रश्न है तो कॉलिशन का मतलब है एक से अधिक दलों की साझेदारी, सत्ता में साझेदारी। जब हम कॉलिशन की बात करते हैं तो कॉलिशन में केवल वही दल इम्पोर्टेंट होते हैं जो कि सत्ता को बनाने या बिगाड़ने में अपना योगदान देते हैं। वैसे तो कई राजनीतिक दल हैं जो चुनाव भी लड़ रहे हैं, कुछ एक आध दो सीटें जीतते भी हैं, लेकिन जब हम कॉलिशन के बारे में चर्चा करते हैं या कॉलिशन को समझने का प्रयास करते हैं तो केवल उन्हीं दलों को महत्वपूर्ण माना जाता है जो सरकार को बनाने या बिगाड़ने में अपना कुछ योगदान कर रहे हैं, और उस आधार पर ही एक कॉलिशन के पैटर्न को देखने या जानने का प्रयास किया जाता है। थोड़ा सा राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे, फिर उसके बाद हम राज्य के स्तर पर समझने का प्रयास करेंगे। या कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में राज्यों के अध्ययन में एक ये समस्या भी रही है, जैसा कि हमने सबसे पहले लेक्चर में बात की थी जब थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑन स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में मैंने बात की थी कि कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो केंद्रीय राजनीति है वो राज्यों की राजनीति केंद्रीय राजनीति से कितनी रिफ्लेक्टेड है, कितनी मिलती जुलती है, या कितना डेविएशन, इस सेंस से पढ़ने का प्रयास करते हैं, जो कि ज़्यादा उचित तरीका नहीं है। लेकिन ये कंपेयर कंट्रास्ट का एक तरीका हो सकता है कि क्या नेशनल लेवल पे जो पैटर्न था वो राज्यों में भी वैसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है, या इसमें कुछ करेक्शन है या कुछ चेंज है या कोई अलग तरीका है समझने का राज्यों में राजनीति को। इस आधार पर कॉलिशन पॉलिटिक्स के संबंध में भी हम ये बात कह सकते हैं। तो कॉलिशन का मतलब ये है जहाँ पे कुछ पार्टियाँ मिल करके सहयोग करती हैं और तब सरकार बनाती हैं। अब ये कॉलिशन भी दो तरीके से हो सकता है। एक तो कहते हैं इसे हम प्री पॉल अलायंस कहते हैं, पोस्ट पॉल अलायंस कहते हैं। प्री पॉल अलायंस एक ज़्यादा मजबूत अलायंस माना जाता है, और ये माना जाता है कुछ आइडियोलॉजिकली या आप कह सकते हैं कि लाइक माइंडेड पार्टीज, ये कहना ज़्यादा उचित है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल जो डिवीज़न है वो आजकल बहुत कम रह गया है। और सहयोग करने का पैमाना क्या होगा, क्या प्रिंसिपल होगा, इसकी बात आज नहीं की जाती, बल्कि ये है कि लाइक माइंडेड हैं और अगर वो एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं कुछ पार्टियां मिल करके तो सहयोग कर लेते हैं, राइट। तो कॉलिशन प्री पॉल अलायंस एंड पोस्ट पॉल अलायंस। पोस्ट पॉल अलायंस को ज़्यादा अपॉर्चुनिस्ट अलायंस माना जाता है, जो देखते हैं कि चुनाव जीतने के बाद किस दल को ज़्यादा सीटें मिलती हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में रहेगा, तो वो दल अपने बार्गेनिंग करने की क्षमता उसकी ज़्यादा होगी। अगर वो प्री पॉल अलायंस कर लेगा तो उसकी बार्गेनिंग करने की क्षमता कम रह जाएगी। तो एक ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस होता है और ज़्यादा अस्थायी भी नहीं होता है। प्री पॉल अलायंस ज़्यादा अस्थायी रहे हैं, ऐसा सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने करके दिखाया, और कहीं ना कहीं एक कॉलिशन धर्मा की स्थापना करने का श्रेय भी उनको जाता है। वाजपेयी जी और उनके द्वारा लेड की गई एनडीए गवर्नमेंट ने यह दिखाया कि कॉलिशन भी एक अस्थायी व्यवस्था हो सकती है, खासकर भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, जहाँ यह माना जाता रहा था कि मल्टी पार्टी सिस्टम या कॉलिशन गवर्नमेंट से नहीं चल सकते, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट ही चलेगा। पहली बात ये। दूसरी बात ये हमें एक और चीज़ जाननी चाहिए, वो है भारत में चुनावों के लिए एक जो व्यवस्था अपनाई गई है, रिप्रेजेंटेशन का जो सिस्टम अपनाया गया है, उसे हम फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। इसे हिंदी में हम कहते हैं जो सबसे आगे वहीं जीते। इसका मतलब यह है कि चुनावी व्यवस्था, एक क्षेत्र को, एक राज्य को अगर हम मान लीजिए यूनिट माने, तो राज्य को कई चुनावी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांट दिया जाता है, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी से केवल एक व्यक्ति चुना जाता है, लेकिन वहाँ कई व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, कई पार्टियों पर या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें ये होता है कि अगर 3 लोग चुनाव में हैं, अगर हम मान लीजिए उदाहरण के रूप में 3 लोगों में जिससे सबसे ज़्यादा वोट मिल जाए, जिससे अगर मान लीजिए 3 लोगों में 33.33 वोट, अगर 100 वोट पड़ते हैं तो मिलेगा तो सबको बराबर होगा। तो जिस व्यक्ति को भी 34 या 35 वोट मिल जाएगा वो बाकियों से 32-31 से जीत जाएगा, तो उसे चुना हुआ कहा जाएगा। यहाँ यानी इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आपको 50% +1 वोट प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो सबसे आगे होगा वो जीत जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या समझ में आता है कि आपको एक बड़ी जनसंख्या को कुछ मुद्दों पे मोबिलाइज़ करने या समर्थन प्राप्त की जरूरत नहीं है। अगर आप एक समाज के अंदर एक ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन बना ले, और खास करके अगर सोसाइटी फ्रैगमेंटेड है,
तो ऐसा आप कॉम्बिनेशन बना लें जहाँ 30 से 35% जनसंख्या आपको सपोर्ट कर रही हो, तो आप आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। भारत में इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके बारे में ये कहा था जनरली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम एक अस्थाई 2 पार्टी व्यवस्था को जन्म देता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत इसका अपवाद माना जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन में इसने इसी व्यवस्था ने 2 पार्टी सिस्टम को जन्म दिया, लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। अब अगर हम पहले केंद्र की राजनीति पर ध्यान दें तो सबसे पहले रजनी कोठारी ने कहा 1950 से लेकर 1970 के दशक तक ये एक 1 पार्टी डोमिनेंट सिस्टम था, जिसे कई बार हम कांग्रेस सिस्टम भी कहते हैं। तो और 1975 से 80 के बीच में एक छोटा सा पीरियड जो था वो 2 पार्टी सिस्टम के रूप में जाता हुआ दिखाई दिया, जहां कांग्रेस के अलावा जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण पार्टी थी। हालांकि जनता पार्टी को एक पार्टी कहना उचित नहीं है, ये कुछ पार्टियों का कॉन्ग्लोमरेशन था और उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बनाए रखी थी इसमें, और वहीं उनके अलग होने का कारण भी रहा। 1980 के बाद से वापस से कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन हुआ और 1980 से 90 के दशक तक कांग्रेस पार्टी बनी रही, यानी सिंगल पार्टी डोमिनेंस का दौर वापस आ गया। और 1990 के बाद से एक मल्टी पार्टी सिस्टम भारत में उभरा, जिसके पीछे अगर हम बहुत ही नट सेल में बात करें 3 महत्वपूर्ण कारण रहे हैं, जिसे हम ट्रिपल एम भी कहते हैं, जिसमें मंदिर, मंडल और मार्केट। मंदिर यानी राम जन्मभूमि का मुद्दा, जिसके आधार पर सोसाइटी को खासकर हिंदुओं को यूनाइट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने कहा। उन्होंने ये कहा उन्होंने ऐसा क्यों कर रहे हैं। मंडल यानी बीपी मंडल कमीशन के आधार पे जो ओबीसी रिजर्वेशन लागू किया गया था, उसके आधार पर समाज बट गया था हिंदू से काफ़ी। ओबीसीज SC/ST जो हैं सो पहले से ही बटे हुए थे, पहले से ही अलग थे। एक फ्रेगमेंटेशन था, अलग कहने का मतलब मेरा ये है, वो और ज़्यादा फ्रैगमेंटेड हो गया, तो उसे वो यूनाइट करना चाहते थे। और तीसरा मार्केट इकोनॉमी 1990 के दशक में आई, और मार्केट इकोनॉमी हमारे यहाँ पता है कॉन्सेंसस का परिणाम नहीं थी, ये कंटेस्टेशन का परिणाम था, और एक कॉन्सेंसस नहीं लिया गया। बहुत सारे विचार इस पे थे और अलग विचारों ने अलग अलग पार्टियों के रूप में खुद को कंसोलिडेट किया, जिसके कारण कई सारे विचार पार्टियों के रूप में, आइडेंटिटीज़ और विचार जो हैं पार्टियों के रूप में कंसोलिडेट हो गए, जिसने मल्टी पार्टी सिस्टम को उत्पन्न किया। और खासकर जनता दल नामक एक दल उभरा जो राष्ट्रीय स्तर पे था, लेकिन जनता दल राज्यों में अलग अलग रूपों में था, अलग अलग लीडर से लीड कर रहे थे और वो स्वयंभू लीडर थे। सन 2000 के बाद से खास करके भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम से एक 2 कोalition सिस्टम की तरफ हम आगे बढ़े, जिसके बाद से हम देख रहे हैं एनडीए और यूपीए ने बारी बारी से जो 15 से 20 दलों तक का भी एक कोalition हो सकता है, कई बार उससे भी ज़्यादा, बारी बारी से भारत में शासन किया है और ये 2 कोalition सिस्टम के रूप में आगे बढ़ा है। अब अगर हम इस पैटर्न से राज्यों पर इफेक्ट करें तो राज्यों में सिंगल पार्टी डोमिनेंस का दौर बहुत पहले 1967 में ही ख़त्म हो गया। अगर हम सही से कहें तो केरल में तो ये 1955 के बाद से ही ख़त्म हो गया था, जब CPI की सरकार आ गई। 1967 में तो पूर्ण रूप से ख़त्म हो गया जब 7 राज्यों में 7 से 9 मेरे ख्याल 7 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें खत्म हो गई, और कई अन्य राज्यों में जहाँ कांग्रेस का डोमिनेंस रहा भी, वहाँ एक पैटर्न दिखा कि कहीं ना कहीं वो उनको चैलेंज मिलने लगे कांग्रेस सिस्टम को। बिहार भी ऐसा ही एक दल रहा जहाँ पे शुरुआती दौर में अगर हम 3 इलेक्शंस तक कहें 1967 तक कांग्रेस का डोमिनेंस रहा, लेकिन उसके बाद से कांग्रेस की सरकार तो रही, लेकिन कांग्रेस के अंदर भी सरकार कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग विचार जो हैं, अलग अलग जो फैक्शंस हैं वो सिर उठाने लगे, और एक कांग्रेस एक दल के रूप में संगठित नहीं रह पाई। 1967 के बाद से ही एक चैलेंज शुरू हो गया। तो अगर हम बिहार को देखें तो ये 1967 से पहले तक ये कांग्रेस व्यवस्था के रूप में काम किया। हालांकि मैं इसे कांग्रेस व्यवस्था इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ कांग्रेस कुछ हद तक ये कंसेंसस ही बना पाई, और ख़ास करके तब तक जब तक डॉक्टर शेखर सिन्हा शासन करते रहे, या फिर KB शाह, कृष्ण वल्लभ सहाय का शासन रहा, जब तक हम कह सकते हैं। उसके बाद से एक ऐसा लीडर नहीं उभरा जो कि लोगों को एक कंसेंसस के रूप में ढाल सके, समाहित कर सके, सभी वर्गों की, सभी जातियों की बात करें। 1967 के बाद से कांग्रेस का विरोध शुरू हो गया, तो 1967 के बाद एक एंटी कांग्रेसिज्म का वेव आया। खास करके 1967 से लेकर 1972 तक बिहार में 9 सरकारें बदली, 9 सरकारें, आप समझ सकते हैं। और कांग्रेस के अंदर ही, बावजूद की कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस के अंदर ही अलग अलग फैक्शंस के लोग, अलग अलग जातियों को सपोर्ट करने वाले फैक्शंस ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए, और वो सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट के लिए
उन्होंने शासन सत्ता संभाली एक बड़े ही छोटे पीरियड के लिए ही, कई बार 10 दिनों से 2 महीने तक लेकर के, और इस बीच कई सरकारें बदलते रहे। जैसे 1967 से 1969 के बीच में ही कई मुख्यमंत्री बदले, और कांग्रेस के डिवीज़न ने भी इसे सपोर्ट किया जब अलग अलग फैक्शन उभर कर सामने आए। 1972 से खास अगर हम 75 से 80 की बात करें तो जब ये जनता पार्टी की सरकार आई, 1970 में जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन जनता पार्टी की सरकार भी एक जनता पार्टी एक नहीं थी, इसमें कई फैक्शंस थे, और ये फैक्शंस ही इनके कहीं ना कहीं डिमाइस का कारण भी रहा। और 1970 से 80 के बीच में जो देखा गया एक मल्टी पार्टी सिस्टम के रूप में उभरकर भारत के बाहर केंद्र स्तर पे दिखा, और राज्यों में भी, कई राज्यों में भी दिखा। लेकिन बिहार में अगर हम बात करें तो ये एंटी कांग्रेसिज्म था और एक अल्टरनेटिव उभरा, लेकिन यह मल्टी पार्टी सिस्टम कहना उचित नहीं है, बल्कि अगर हम ये कहें कि ये मल्टी फैक्शनल कोलिशन था तो ज़्यादा बेहतर है। हर पार्टी एक छोटी छोटी पार्टी भी थी, वो कुछ खास जाति को, कुछ खास कास्ट को रिप्रेजेंट करती थी, उससे कुछ खास लीडर थे जो उसके सेंटर्ड ही वो पार्टी थी। ऐसा नहीं था कि उस जाति से भी कई सारे लीडर थे जो मिलकर एक पार्टी का निर्माण करके एक विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं था। बल्कि पार्टी भी कहीं ना कहीं एक व्यक्ति आधारित पार्टी ज़्यादा थी, वो व्यक्ति खास जाति से भी आता था, तो आइडेंटिटी और पर्सनल पॉलिटिक्स ज़्यादा मिला हुआ था। इसलिए मैं इसे आइडेंटिटी और पर्सनलाइजेशन का एक फैक्टर कहूँगा rather देन कि एक पार्टी कहूँगा। तो इसे फैक्शंस का कॉलिशन ज़्यादा था rather देन कि एक पार्टी का कॉलिशन था। 80 के दशक में वापस से कांग्रेस की स्थापना हुई। बिहार में भी ऐसा हुआ, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान हो गए थे फैक्शंस और बार बार मुख्यमंत्रियों के बदले जाने से। और 1980 से 90 तक कांग्रेस का शासन रहा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि 80 से 90 के बीच में भी कांग्रेस ने कम से कम 6 मुख्यमंत्रियों को बदला। यानी बिहार में 80 से 50 से 85 से 90 के दशक में कई मुख्यमंत्री आए। जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत जाल, सत्यनारायण सिंह, जगन्नाथ मिश्रा, ये सभी मंत्री बनते रहे। कुछ फैक्शंस ने जिन्हें सपोर्ट किया वो मुख्यमंत्री के रूप में आ गया, और जब उन्होंने सपोर्ट वापस ले लिया वो अपना कुछ फ़ायदा देखते थे। अगर वो फ़ायदा उन्हें ड्यू फ़ायदा मिल गया तो सपोर्ट करते रहते थे, अदरवाइज उसे वापस ले लेते थे और किसी अन्य व्यक्ति को सपोर्ट करते थे सीएम बनने के लिए। तो अगर हम देखें, ध्यान दें, तो ये जो मल्टी फैक्शनल कॉलिशन था वो कांग्रेस के अंदर भी कंटिन्यू रहा। तो हम ये नहीं कह सकते कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन एक पार्टी के रूप में जरूर कांग्रेस ने सत्ता संभाल ली, लेकिन ये जो कांग्रेस के अंदर ही मल्टी फैक्शनल सपोर्ट जो था वो अभी भी वैसे ही रहा। अर्थात बिहार में कहीं ना कहीं जो मल्टीपल फैक्शंस के बीच में जब भी एक समझौता हो जाता रहा है तब तक वो सरकारें कुछ लंबी चली हैं, अदरवाइज, लेकिन वो लंबी भी चली तो अंदर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्रियों का बदलाव भी देखा जाता रहा। जब जैसे ही उस फैक्शन ने उसको सपोर्ट करना बंद किया, मुख्यमंत्री बदल गए। अर्थात ये मल्टी फैक्शनल कॉलिशन ज़्यादा रहा है। 1990 के दशक के बाद से खास करके जब मध्य जातियों का उभार तेजी से हुआ राज्यों में, बिहार में भी जनता दल सत्ता में आई, और कम से कम इसने 1990 से लेकर 2005 तक 15 वर्षों तक, जिसे हम लालू राज के नाम से भी जानते हैं, लालू प्रसाद यादव ने सत्ता संभाली जनता दल ने। इन्होंने क्या किया, आखिर इनके सत्ता में स्थायित्व का राज क्या था? इन्होंने वही फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को अच्छे से हार्नेस किया। इन्होंने एक ऐसा कोalition बनाया जिसके द्वारा ये कम से कम 30% वोटों को सिक्योर करने में, 25% वोटों को, 25 से 30% वोटों को सिक्योर करने में सफल रहे, क्योंकि बाकी जो दूसरी जातियों या आइडेंटिटीज़ के जो वोट थे वो काफ़ी बटे हुए थे। तो 25 से 30% वोट भी काफ़ी था इन्हें चुनाव जिताने के लिए। और उन्होंने एक माई, मुस्लिम एंड यादव्स 15% और 10% के अराउंड 25% इन्होंने वोट सिक्योर किया, और कुछ बड़ी जातियों को लीडर को चुनाव में खड़ा करके उन्होंने बड़ी जातियों के 2 से 5% वोट को भी लेने का प्रयास किया। इस तरह से 1990 से 95, और फिर जब उन पर कई घोटालों का आरोप लगे, खासकर चारा घोटाला, तो उसके बाद इन्होंने अपने पार्टी के कई बड़े नेताओं को दरकिनार करते हुए इन्होंने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया 1995 में, जिसने उस जनता दल में भी फिर से एक बिखराव को जन्म दिया। जो कहीं ना कहीं एक सामाजिक न्याय के नाम पे कई सारे फैक्शन साथ में आए थे, उनको भी बिखराव को जन्म दिया, जिसमें नीतीश कुमार और कई बड़े नेता थे अलग हुए। कुछ समता पार्टी बनाई, बाद में नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड बनाई, जनता दल यूनाइटेड के साथ मर्ज किया शरद यादव और नीतीश कुमार ने। 2005 तक फिर भी लालू और राबड़ी देवी का राज बरकरार रहा, और उसके बाद से
तो कहीं ना कहीं ये मल्टी जो फैक्शन साथ में थे वो उनका बिखराव हुआ, क्योंकि फिर से एक पर्सनलाइज्ड और कहीं ना कहीं एक जनता दल जो था वो एक अलग अलग जाति आइडेंटिटी को साथ में लाने के बजाय कहीं ना कहीं इसने पारिवारिक लीडरशिप को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और अन्य नेताओं को इग्नोर किया, जिसके कारण हम देखते हैं कि ये पार्टी में बिखराव हुआ। 2005 के बाद से हम देखते हैं तो जनता दल, माफ़ कीजिएगा, नीतीश कुमार की सरकार आगे रही, जो पहले समता पार्टी और बाद में जनता दल यूनाइटेड के साथ रहे। नीतीश जी की सरकार भी अगर हम कहें तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग किया है। बीच में छोटे से पीरियड के लिए 2014-15 के दौरान इन्होंने 17 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने आरजेडी के साथ भी समर्थन किया और विधानसभा चुनाव जीता इन्होंने, और बीच में इन्होंने फिर उससे अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट ले लिया। महत्वपूर्ण यह है कि अगर हम इस पैटर्न को भी देखें तो आप फिर से प्राप्त करेंगे कि जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन प्राप्त करना या फिर एक सत्ता में बने रहने की प्रवृत्ति, तो 1980 से 90 के दौरान कहीं ना कहीं एक कांग्रेस को बाहर रखने की राजनीति, कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन हुआ था। लेकिन 90 के बाद से जो महत्वपूर्ण पहलू उभरा वो केंद्र स्तर पे भी और राज्य में भी कहीं देखने मिला कि ये कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर रखने का प्रयास था, जो कि लालू यादव ने बड़े अच्छे तरीके से इसे हार्नेस किया। तो कहीं ना कहीं सेकुलर पार्टियों के जमावड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक कम्युनल पार्टी से बाहर रखने का प्रयास हम कैसे करें, इस प्रयास में लोग में लालू यादव सफल हुए, उन्होंने कंसोलिडेट किया। लेकिन नीतीश कुमार उसी सोच विचारधारा से निकले, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सहयोग किया, एनडीए के साथ सहयोग किया और उन्होंने सरकार बनाई। अब अगर हम नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं कुछ फैक्शंस को, कुछ मध्य जातियाँ और अपर जातियों के साथ सहयोग करके, मध्य जातियों का एक वोट है जो 10 से 15-14% है, वो कंसोलिडेटेड है उनके पास, और इसके अलावा उन्हें कुछ अन्य वोट की जरूरत पड़ती है जो कि या तो आरजेडी के समर्थन से मिल सकता है। एक अन्य महत्वपूर्ण पार्टी है जिसे हम लोक जनशक्ति पार्टी कहते हैं, जो एक खास शेड्यूल कास्ट की पार्टी है। इसके पास एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ वोट है, जो हमेशा ही जो पार्टी सत्ता में होती है उसका सपोर्ट करती है। और अगर आप एलजेपी को देखो तो हमेशा ही केंद्र में कम से कम सत्ता में बनी रही है, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो, और वो भी एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती रहती है पार्टी। तो कहीं ना कहीं अगर हम जो नीतीश कुमार की सरकार भी चल रही है, इससे हम एक ये कहें कि कहीं ना कहीं ये भी एक ऐसा कॉलिशन है जहाँ पे कुछ जातियों के मिलने से एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया है। और नीतीश कुमार को एक जो भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट मिलना या अपर कास्ट का सपोर्ट मिलने के पीछे यह पहलू महत्वपूर्ण नहीं है कि वो एक अच्छा शासन प्रदान कर रहे हैं, बल्कि ये पहलू ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो एंटी लालू प्रसाद यादव को सत्ता से बाहर रखना है। तो एंटी लालूइज़म ने इस सरकार को ज़्यादा कंसोलिडेट किया है रादर देन कि नीतीश कुमार की एक डेवलपमेंटल छवि ने। और इसका उदाहरण हमें मिला जब 2017 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर ये आरजेडी के साथ भी इन्होंने कोalition बनाया, और फिर वापस 2 साल के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा कोalition में आ गए और अभी इनके साथ ही कोalition में है। तो बिहार में जो अगर हम बात करें तो जो कोalition सिस्टम है वह प्रिंसिपल्ड नहीं है, वह आइडियोलॉजिकल नहीं है, वह अपॉर्चुनिस्ट है, वह इंडिविजुअलिस्टिक है, वो फैक्शनलिस्ट है। फैक्शन और आइडेंटिटीज, कास्ट और आइडेंटिटीज जो फैक्शन रहे हैं, उन फैक्शंस में भी जो पर्सनलाइज्ड पॉलिटिक्स है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। और पर्सनल एम्बिशन, पर्सनल अपॉर्चुनिज्म, एंटी कांग्रेसिज्म, एंटी बीजेपीइज्म और एंटी लालूइज्म, इन चीज़ों ने लोगों को कोalition बनाने के लिए मजबूर किया है। अर्थात ये कहीं ना कहीं एक विलिंग कॉम्बिनेशन नहीं है, यह कहीं ना कहीं एक मजबूरी वाला कॉम्बिनेशन ज़्यादा रहा है, जिसके कारण अगर हम ये कहें कि एक खास कोalition सिस्टम बिहार में उभरा है तो ऐसा नहीं है। और बिहार की राजनीति को हम अगर जातियों के आधार पर आइडेंटिटी, फैक्शंस और पर्सनल पॉलिटिक्स के रूप में समझने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा हमारी समझ बनाएगा, रादर देन कि पार्टियों के थ्रू से देखने का हम प्रयास करें। और ख़ास करके पार्टियां जो हैं सो एक फैमिली इंटरप्राइज के रूप में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे आरएलएसपी हो। ये सभी क्या है, एक पर्सनलाइज्ड एक फैमिली पार्टी ज़्यादा बन गई है। इसमें बाहर के लोगों को ज़्यादा जगह नहीं है, बाहर के नेताओं को उभारने का प्रयास भी नहीं किया जाता। ये पार्टियां लोगों के लिए एक
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के समान है जिससे वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस कॉलिशन पॉलिटिक्स का कम से कम एटलीस्ट एक स्टेबल कॉलिशन बन जाने चाहिए, जिस आधार पर बना का फ़ायदा ये हुआ है कि कुछ हद तक विकास जरूर देखने को मिला है। नहीं तो अगर वर्तमान में कोरोना महामारी के संकट के दौर में यह खास करके सामने ये उभर कर सामने आ गया है कि 1950 से आज तक पिछले 70 सालों में बिहार विकास के नाम पे काफ़ी पिछड़ रहा है। नहीं तो इतने बड़े पैमाने पे लोगों को बिहार से निकलकर बाहर काम के लिए नहीं जाना पड़ता। स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सभी के लिए बिहार के लोगों को बिहार से बाहर जाना पड़ता है। आखिर इन सरकारों ने अगर विकास और मुद्दों की बात की होती, ये मुद्दों के आधार पर राजनीति नहीं है, ये विकास के आधार पर राजनीति नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता, यहाँ के बच्चे यहीं के विद्यालयों में पढ़ें और उनके परिवार, उनके पेरेंट्स द्वारा कमाई गए पैसों का यहीं पे खर्च हो, ताकि वो वापस इसी इकोनॉमी में आए, न कि वो कहीं और बिहार से बाहर जाकर स्पेंड हो और वहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट करे। अगर यहाँ के एग्रीकल्चर को पे ध्यान में रखा जाता तो यहाँ एग्रीकल्चर उस पर आधारित इंडस्ट्री, जैसे बिहार में कभी 54-55 चीनी मिली हुआ करती थी, आज उसमें ज़्यादातर बंद है। अगर उनका विकास हुआ रहता, वापस इन्हें चलाया गया रहता, तो बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार यहाँ मिल पाता, नकदी मिल पाता, जिससे कारण नकदी मनी नहीं होने के कारण आज लोग ज़्यादातर लोग किसानी छोड़ चुके हैं और सभी बटाईदारी के रूप में किसानी कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं जब बटाईदारी के रूप में किसानी होती है, खेती किसानी होती है, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है, एग्रीकल्चर विकास नहीं होता है। एग्रीकल्चर से जो ज़्यादा लोग थे, हमें एग्रीकल्चर वेस्ट इंडस्ट्री अगर लगाते हैं हम, तो बहुत सारे यहाँ के लोगों को यहीं काम मिलता। अब इस संकट के समय, कोरोना संकट के समय सोचना बहुत महत्वपूर्ण है, कैसे हम अपने लोगों को अपने यहाँ काम दे सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अतः हमें अलग अलग पहलुओं पर भी सोचना पड़ेगा। इंडस्ट्री बहुत हैवी इंडस्ट्री वाली जरूरत नहीं है, बल्कि अगर हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दें, लोगों में स्किल को थोड़ा सा डेवलप करके छोटे मोटे कामों में इन्वॉल्व करें हम, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ताकि लोग बिहार के लोग बिहार में ही वो सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकें, उन्हें बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े। तो ये कॉलिशन पॉलिटिक्स की बात थी। आशा है आपको एक समझ विकसित हुआ होगा। थैंक यू सो मच।